गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिजल्टेंट वेक्टर से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर, देखो बच्चों, आपने सुना होगा इक्विवेलेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर, इन सबका एक ही मीनिंग है। देखो ऐसा समझो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। मान लेते हैं बच्चों इस ऑब्जेक्ट पे ये 4 फोर्सेस एक्ट कर रही है। इन 4 फोर्सेस का नेट इफेक्ट आएगा, इन 4 फोर्सेस का किसी भी डायरेक्शन में नेट इफेक्ट आएगा। सपोज करो वो नेट इफेक्ट आया, ऐसी एग्जांपल मान लेते हैं 30 न्यूटन। इन चारों का मिला के जो नेट इफेक्ट आएगा तो वो समझ लेना वो नेट इफेक्ट इन सभी का एक तरह से रिजल्टेंट है। या मैं ऐसे बोलूं कि एक काम को 3 आदमी कर रहे हैं, 3 पर्सन एक वर्क को कर रहे हैं 2 आवर में। एक सिंगल पर्सन आता है, वो कहता है इसी काम को मैं 2 आवर में मैं कर दूंगा, तो ये सिंगल पर्सन इन 3 पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। मींस इन तीनों को मैं इस सिंगल से रिप्लेस कर सकता हूं। जितना इफेक्ट इन चारों वेक्टर ने प्रोड्यूस किया, सपोज करो 30 प्रोड्यूस किया, इससे बेटर होता कि मैं एक 30 न्यूटन ही लगा देता। तो जितना इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं उतना ही इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर देता है। तो वो सिंगल वेक्टर उन इंडिविजुअल वेक्टर के लिए क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों। तो नोट कर लो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors, the resultant of 2 or more vectors is a single vector which produce same effect as it produce by individual vectors together। जो आपके इंडिविजुअल वेक्टर हैं, जैसे 3 वेक्टर हैं ए बी सी, वो तीनों मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उतना ही इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर दे, तो वो सिंगल वेक्टर उन तीनों के 3 वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। अब कहानी यही काम करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास कुछ लॉ है वेक्टर में, जिनको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में 3 है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट वन इज
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों हमारे पास 3 वेक्टर लॉ हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बच्चों लास्ट है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक एक करके बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और पैरेललोग्राम में डायग्राम का और डेफिनेशन का डिफरेंस है, डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है। तो आप डेरिवेशन ट्रायंगुलर लॉ का समझ लें, सेम डेरिवेशन आपका पैरेललोग्राम का हो जाएगा, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ट्रायंगुलर लॉ को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो बच्चों मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ले रहा हूं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है बच्चों, अगर 2 वेक्टर सपोज करो ये ए वेक्टर है और बच्चों ये बी वेक्टर है। ट्रायंगुलर लॉ ये कहता है अगर 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की 2 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर में, जैसे वेक्टर ए है उसका ऑर्डर इधर है, वेक्टर बी है इसका ऑर्डर इधर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक वेक्टर का हेड हो एक वेक्टर का टेल हो। तो बच्चों यहां फर्स्ट का हेड है और सेकंड का टेल है। सेम ऑर्डर को ऐसे भी समझ लो जैसे आप रोड के ऊपर 2 काव है 2 बफलो है, वो मूव कर रही है। जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो पहले का टेल और दूसरे का हेड होता है, और जब 2 काव अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनका हेड हेड कोलाइड करता है। तो बच्चों जब हेड और टेल हो तो समझ लेना वेक्टर का ऑर्डर भी सेम है। तो 2 वेक्टर अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सेम डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों थर्ड साइड होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट। ये तो अगर 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो जो साइड थर्ड साइड जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। मीन्स आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका मीनिंग यही है आर ए और बी का रिजल्टेंट है। इसका मीनिंग ये नहीं है आर ए और बी के इक्वल है। क्लियर कर देता हूं। अब हमें यही पता करना है बच्चों, जैसे ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसको ऐसे बना लेते हैं और ये आर हो गया, ठीक है। अब हमारा यही टारगेट रहेगा, ए और बी में एंगल कितना हो जाएगा? ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ए में और बी में एंगल थीटा हो गया। वेक्टर आर का ए के साथ एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। आप बच्चों डेरिवेशन पैरेललोग्राम को मैं नहीं करवाऊंगा, आपको इसी से समझ में आ जाएगा डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है। पैरेललोग्राम का सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम में डिफरेंस है, बाकी रिजल्ट में माइनर भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम इसको अच्छे से डिटेल में लेंगे तो ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बात करेंगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं? तो बच्चों आप इसके नोट्स भी अपने साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। According to this law, if two vectors represent two sides of a triangle, according to this law, if two vectors represent two sides of a triangle in same order, then resultant vector is given by third side. Then resultant vector is given by third side which have opposite order. Third side in opposite order. समझ गए?
तो ये स्टेटमेंट है बच्चों ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो वेक्टर बनेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी। रिजल्टेंट का ए से एंगल अल्फा है और एंगल ए में बी में थीटा है। एंगल कैसे चेक किया बच्चों? ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बच्चों आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जाएगा इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और आर वेक्टर का डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक। तो चलो अब बच्चों अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं। ओपी, ओपी साइड कितना हो जाएगा? ए के इक्वल होगा। देखो साइड हमेशा मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जाएगी। ओ क्यू कितना हो जाएगा? ओ क्यू आर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ पी आर कितना होगा, आर क्यू कितना होगा? अगर हम ट्रायंगल से देखें, बी का कंपोनेंट बनाओ इधर, तो ये बी कोस थीटा आ जाएगा और ये बी साइन थीटा आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड अगर बी है और ये एंगल थीटा है तो बेस में कोस आ जाएगा, परपेंडिकुलर में साइन आ जाएगा। ट्रायंगल से बना सकते हैं। तो बच्चों पी आर कितना आ गया? पी आर का वैल्यू आ गया बी कोस थीटा और बच्चों क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? बी साइन थीटा। तो हमारे पास सभी साइड आ गई। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो मेरा टारगेट है मुझे ओ क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये मेरा टारगेट है। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? ये हमारा पर्पज है, टारगेट है, मोटिव है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बच्चों इन ट्रायंगल। हम ट्रायंगल ले लेते हैं ओ क्यू आर। ओ क्यू आर ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ओ क्यू आर ट्रायंगल में बताओ मुझे, ये जो साइड क्यू आर है, ओ क्यू आर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओ क्यू हमारा कितना है? ओ क्यू ये आर है, इसका मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ओ आर कितना हो जाएगा? ओ आर हो जाएगा बच्चों ओपी प्लस में पी आर, ठीक है। ओ आर हो जाएगा ओपी प्लस में पी आर। ओपी कितना है? ए, और पी आर कितना है? बी कोस थीटा। तो कितना हो गया बच्चों? ये ए प्लस में बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आर क्यू बच्चों कितना है? आर क्यू ये बी साइन थीटा है, तो ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, अभी इस होल स्क्वायर को सोल्व करना है। सोल्व कर लो इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस में बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर इसका डायरेक्ट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में बच्चों क्या है? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में बच जाएगा 2ab कोस थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 1 हो जाएगा 2ab कोस थीटा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, ये आर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो आर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे, तो आर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो आर वेक्टर कितना होगा? ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है, और इनमें एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना होगा वो यहां से सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। ये नहीं है कभी आप यहां समझ ले आर वेक्टर ए और बी के इक्वल है, नहीं, इसका मीनिंग बच्चों ये है
आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बच्चों आपसे ये पूछ लेगा कि ये आर वेक्टर मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो मुझे बता सकते हो ये मैक्सिमम कब होगा? बताओ ये मैक्सिमम कब होगा? देखो आर मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। आर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा बराबर 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जब cos थीटा 1 हो जाएगा तो ध्यान से देखना ए स्क्र बी स्क्र प्लस में 2ab। cos थीटा अगर 1 हो गया तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab बन गया। तो बच्चों बताओ क्या बन गया अंदर? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट में बोलो। तो आर मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा मैक्सिमम हो, और बच्चों साइन और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये आर मैक्स निकल के आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर मैक्स आ गया a प्लस बी। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा आर मिनिमम। आर विल बी मिनिमम, ये मिनिमम तब होगा जब cos थीटा -1 हो। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू बच्चों -1 होती है। अब cos थीटा को -1 रखेंगे तो ध्यान दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया ये? आर मिनिमम कितना आ गया? ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर देन रूट। तो बच्चों ये ए माइनस बी बच जाएगा। तो कोई भी रिजल्टेंट होगा उसका मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा आर का जो वैल्यू होगा वो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में होगा। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है उसकी ये सिचुएशन होगी, वो ए माइनस बी से ग्रेटर होगा, ए प्लस बी से लेस होगा, या इनके इक्वल भी हो सकता है ये। तो ये रिजल्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सेम डेरिवेशन पैरेललोग्राम में है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ट्रायंगुलर लॉ के थ्रू ही आप पैरेललोग्राम का डेरिवेशन भी समझ ले, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। देखो अगर 0 डिग्री होने का और cos थीटा बच्चों 1 कब होगा? cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री हो। इसका मतलब ये हुआ ए और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो इफेक्ट बढ़ जाएगा। cos थीटा -1 कब होगा? जब थीटा 180 हो। इसका मतलब बच्चों ए वेक्टर इधर होगा और बी वेक्टर इधर होगा, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दो चीज एक ही साइड खींची जाएंगी तो वो बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है, अगर 0 डिग्री एंगल है दो वेक्टर में तो सीधे जुड़ जाएंगे, अगर दो वेक्टर में 180 एंगल है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल है तो आप ऐसे सोल्व करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का अंडर रूट। फिर बच्चों आपसे पूछा जाएगा ये अल्फा कितना होगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कैसे देखेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां से tan अल्फा निकाल दो। इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा? इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में tan अल्फा बोलो। tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा, और बच्चों बेस कितना है? बेस है a प्लस में b cos थीटा, a प्लस में b cos थीटा। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला ये आ गया बच्चों। तो ट्रायंगुलर लॉ समझ आ गया। इसमें जो आर वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक। अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं बात कर रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। पहले इसका स्टेटमेंट देख लो और डायग्राम देख लो। डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये क्या कहता है, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेक्टर ए ये हो गया,
और वेक्टर बी ये हो गया बच्चों, इन दोनों में एंगल हो गया थीटा। ये दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम पता है ना, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो इसी के पैरेलल यहां लाइन बना लो और इसके पैरेलल यहां बना लो, इसके पैरेलल यहां, इसके पैरेलल यहां। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों ये कहता है, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल होगा ए प्लस बी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर डायगोनल तो ये भी होता है। डायगोनल वो होगा जो वहीं से स्टार्ट होता है जहां से वेक्टर स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हो? तो समझ आया इसमें क्या है? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम whose starting point is same as that of a given vectors। समझ गए? अब ये वही कहानी नहीं बन गई, ए और बी में एंगल थीटा है, आर वेक्टर का ए के साथ ये एंगल अल्फा है। ठीक है बच्चों? तो याद करो, ये ओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है? तो ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है? वही सिचुएशन बन गई। ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम हो जाती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। तो इस वेक्टर को पैरेलली यहां शिफ्ट कर लो, क्या दिक्कत है? इसको भी तो मैं बी वेक्टर लिख सकता हूं। ये बात समझ आई मेरी? इसको बी वेक्टर क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो वेक्टर इक्वल होते हैं। तो इसको भी मैं बी लिख सकता हूं। ए और बी में ये एंगल थीटा, ए का डायरेक्शन ये है, बी का एंगल ये, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। सेम रिजल्ट नहीं बन गया, केवल इसको इग्नोर कर दो। ये ट्रायंगुलर लॉ नहीं बन गया? बोलो, बस डेफिनेशन का ही तो फर्क है। तो इसकी आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी वही आएगी, डायरेक्शन भी वही आएगी, बस ये डायग्राम अलग होगा और स्टेटमेंट अलग होगा जो मैं लिख देता हूं। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors represent two sides of a represent two adjacent side, sorry, if two vectors represent two adjacent if two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram, then resultant vector is given by diagonal, then resultant vector is given by diagonal whose starting point, ये भी ध्यान देना है, whose starting point is same as that of given vectors, whose starting point is same as that of given vectors। तो अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, एडजेसेंट साइड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से शुरू होने वाला डायगोनल होगा। कंप्लीट पैरेललोग्राम करेंगे तो ये बी, ये भी बी, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है? फिर वैसे ही बच्चों ये बी कोस थीटा आ जाएगा, ये बी साइन थीटा आ जाएगा। अब यहां से अगर हम आर का मैग्नीट्यूड निकालने बैठ गए तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। तो वो डेरिवेशन में दोबारा नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन वो डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है।
और जो डायरेक्शन के लिए tan अल्फा आएगा वो भी एग्जैक्टली सेम है, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस में b कोस थीटा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। डिफरेंस जस्ट ये समझने का था और डायग्राम का था। तो ट्रेंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम का जो एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है आर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसी को दोबारा नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये आपके पैरेललोग्राम और ट्रेंगुलर लॉ हो गई। अब लास्ट हमारा बचता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन का मतलब है बच्चों कितनी भी साइड हो सकती है, 2, 3, 4, 5। इसको समझने की कोशिश करें। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये बच्चों सी हो गया, ये डी हो गया। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है अगर मोर देन 2 और मोर देन 3 वेक्टर हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर देयर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। अगर बहुत सारे वेक्टर हैं और वो ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन पॉलीगन को, ओपन है ये साइड, ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, ऑर्डर सेम है ना, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल। अगर बहुत सारे वेक्टर ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो उन सभी का रिजल्टेंट वो साइड होगी जो पॉलीगन को क्लोज करेगी और जिसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट। तो इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट लास्ट वाली साइड होगी बच्चों, जो पॉलीगन को क्लोज करेगी। अब चाहे यहाँ 10 वेक्टर हो चाहे 20 वेक्टर हो, तो इसका मतलब ये हुआ आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है आर ए बी सी डी के सम के इक्वल होगा, आर का वैल्यू नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखा होता है, जस्ट इसका मीनिंग है आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करें, पहले इसका स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if number of vectors represents sides of a open polygon in same order, represent side of a open polygon in same order, then resultant is given by that side which close the polygon, in opposite order, which close the polygon in opposite order, जो पॉलीगन को क्लोज करे और अपोजिट ऑर्डर में। ये देख लो, अब मैं इसको सिंपली प्रूव कर देता हूं, ध्यान से देखो। ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा, ट्रायंगुलर लॉ से ये ए और ये बी सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी, सिंपल है। फिर ये देखो, ये किसका रिजल्टेंट है, ये ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट है ट्रायंगुलर लॉ से। इस ट्रायंगल को समझो, इन दोनों का ऑर्डर सेम है और ये अपोजिट है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस में सी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसको देखो, ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर, आर इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, मीन्स ए बी सी प्लस डी का रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आपका पॉलीगन है। तो आई होप आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझ में आया होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, फिर हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों को वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ हैं, वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते कि 2 + 3 5 आ गया, नहीं, इनको ऐड करने के लिए हमारे पास लॉ है, इन्हीं लॉ को यूज करना है। तो फिजिक्स में जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको ऐड करते समय दिमाग में रखना है कि ट्रायंगुलर लॉ लगाएं, पैरेललोग्राम लगाएं या पॉलीगन लगाएं। ठीक है,
आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।